हेलो बच्चों, मिशन ज्ञान से मैं ज्योति जवाहर राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। देखिए बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं हमारा न्यूक्लियर फिजिक्स यानी कि चैप्टर नंबर 15, जिसका जो थ्योरेटिकल पार्ट था वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। हमने इस चैप्टर में बहुत कुछ पढ़ा, परमाणु भट्टी, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, द्रव्यमान मात्रक और प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, इन सब के बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छे से स्टडी करी। मैंने आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल करवाए भी हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने खुद से न्यूमेरिकल ट्राई किए होंगे और आपसे आसानी से हो भी गए होंगे। और अगर नहीं भी हुए हैं तो कोई बात नहीं, आप लोग प्रैक्टिस करिए, डेफिनेटली आपसे हो जाएंगे। बहुत टिपिकल न्यूमेरिकल नहीं है इस चैप्टर के, सिर्फ दिखने में टिपिकल लगते हैं लेकिन करने में बहुत ही ईजी है। ओके बच्चों, तो आज हम करेंगे इस चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल्स। अब बाकी के न्यूमेरिकल के आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए, तो आज का हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है कि नाभिक, आपको एक नाभिक दिया हुआ है Zn की त्रिज्या लगभग है, आपको फर्मी में इसकी रेडियस बतानी है। अब आप लोगों को याद हो तो रेडियस निकालने का हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, मैंने बताया था R=R0 a की पावर 1/3। अगर आपको द्रव्यमान संख्या पता है तो आप इस फॉर्मूले से रेडियस निकाल सकते हैं किसी भी नाभिक की। जहां R0 कोई भी नाभिक हो, इसकी वैल्यू फिक्स थी 1.2 फर्मी थी या नहीं, फिक्स थी। तो बस बताइए इस नाभिक के लिए जो ये ऊपर चीज होती है यही तो A होती है भाई। नीचे वाली जो संख्या होती है वो तो हमारी प्रोटॉन की संख्या होती है या उदासीन अवस्था में इलेक्ट्रॉन की संख्या, और ऊपर वाली जो होती है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन यानी कि द्रव्यमान संख्या होती है। तो द्रव्यमान संख्या A कितना दे रहा है आपको? 64। अब नहीं निकाल सकते, इजी सा न्यूमेरिकल है, वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो और निकाल लीजिए। तो मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी इस फॉर्मूले में, इसकी जगह 1.2 फर्मी, क्योंकि अगले ने आपको फर्मी में ही पूछा है तो आपको फर्मी में निकाल दीजिए। और 64 की पावर 1/3। अब 64 जो होता है वो ये देखो कि हमें पावर 1/3 है, मतलब इसको क्यूब के रूप में लिखना है। तो 4 का जो क्यूब होता है वो 64 होता है। तो ये 3 से 3 कट जाएगा और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 4.8 फर्मी। ओके बच्चों, तो जब भी आपको किसी भी नाभिक की रेडियस निकालनी हो और अगर आपको द्रव्यमान संख्या पता है तो आप हमेशा बस इस फॉर्मूले को लगा दीजिए और ये वैल्यू स्टैंडर्ड है, ये आपको ध्यान में रखनी है। ओके बच्चों, और फर्मी को मीटर में चेंज करना हो तो वो भी मैंने आपको बताया था। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको दे रहा है लिथियम दिया हुआ है 3 और 7 समस्थानिक का द्रव्यमान, आपको मतलब इस लिथियम का जो द्रव्यमान है वो दे रखा है, ठीक है, यानी कि इसका वास्तविक द्रव्यमान दे रखा है अगले ने, ठीक है। U मतलब AMU, इतना तो आपको समझ में आ चुका है। हाइड्रोजन परमाणु और न्यूट्रॉन, आपको हाइड्रोजन परमाणु ये 1 है, हाइड्रोजन परमाणु का भी द्रव्यमान गिवन है और न्यूट्रॉन का भी। वैसे अगर आपको ये गिवन नहीं होता तो मैंने आपको बोला है हाइड्रोजन परमाणु, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इनके AMU में द्रव्यमान आपको याद करने हैं। अगले ने दे रखा है, वो बोल रहा है कि इस लिथियम नाभिक की बंधन ऊर्जा बताइए। अब मैंने आपको हमेशा कहा है जब भी आपको ऊर्जा निकालनी हो, बंधन ऊर्जा, कोई भी ऊर्जा निकालनी हो और अगर आपको मास पता है तो आप हमेशा याद कर लीजिए आइंस्टाइन सर का रिलेशन, क्या? E=mc², क्योंकि आइंस्टाइन सर ने हमें द्रव्यमान और ऊर्जा में रिलेशन बताया है। अगर आपको द्रव्यमान पता है तो आइंस्टाइन सर कहते हैं कि आप एनर्जी निकाल सकते हो। भाई इस द्रव्यमान अगर आपको पता है तो E=mc² से आप एनर्जी निकाल सकते हो। तो बताओ अब हमें यहाँ पर क्या चाहिए? हमें चाहिए द्रव्यमान क्षति डेल्टा M। भाई मैं द्रव्यमान क्षति ही तो चाहिए, द्रव्यमान क्षति निकालना मैंने आपको सिखाया था कि गणना वाला द्रव्यमान माइनस वास्तविक द्रव्यमान। अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर नाभिक दिया हुआ है तो उस पर्टिकुलर नाभिक के लिए द्रव्यमान क्षति कैसे निकालते हैं? उसका गणना वाला द्रव्यमान निकाल लीजिए आप और उसका वास्तविक द्रव्यमान जो आपको देगा उनको माइनस कर दीजिए तो आपको द्रव्यमान क्षति मिल जाएगी। और यही द्रव्यमान क्षति आइंस्टाइन समीकरण से ऊर्जा में कन्वर्ट होती है, जिसे हम बंधन ऊर्जा कहते हैं। अब आपको वास्तविक द्रव्यमान तो अगले ने आपको AMU में दे रखा है, आपको निकालना है गणना वाला द्रव्यमान। गणना वाला द्रव्यमान हम कैसे निकालते हैं कि उसमें कितने प्रोटॉन है और कितने इलेक्ट्रॉन है, उन सबका टोटल आप लोग द्रव्यमान निकाल लीजिए। बताइए यहाँ पे प्रोटॉन कितने? 3 है या नहीं? और न्यूट्रॉन कितने? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को इंक्लूड नहीं करते हैं हम। और न्यूट्रॉन कितने? इस 7 में से 3 को माइनस करते हैं तो न्यूट्रॉन की संख्या मिलती है, तो 7 - 3 = 4, यानी कि इसमें 3 तो प्रोटॉन है और 4 न्यूट्रॉन है। तो 3 प्रोटॉनों का कितना द्रव्यमान है वो, और 4 न्यूट्रॉनों का कितना द्रव्यमान है वो, इन सबको अगर हम जोड़ देंगे तो बताओ हमें टोटल द्रव्यमान मिलेगा नहीं मिलेगा, जो हमने कैलकुलेशन से प्राप्त किया। इसलिए इसे हम कहते हैं गणना वाला द्रव्यमान। तो बस 3 ×
प्रोटॉन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हाइड्रोजन परमाणु का मतलब प्रोटॉन ही होता है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो और न्यूट्रॉन को इससे कर दो, दोनों को जोड़ दो और दोनों को जोड़ के इसमें से घटा दो, तो आपको मिल जाएगा डेल्टा एम, और ये आएगा एएमयू में, क्योंकि आपने सारी चीजें किस में ली है बच्चों, एएमयू। देखो यही तरीका है इस चैप्टर के न्यूमेरिकल सॉल्व करने का। अगर आपको पर्टिकुलर नाभिक दिया जाता है तो आपको इस तरह से करना है। आपको जब कोई रिएक्शन दे दी जाती है तो इधर वाला टोटल द्रव्यमान निकालो, इधर वाला निकालो, दोनों को माइनस कर दो, फॉर्मूला तो यही लगेगा, ठीक है। लगाना तो फॉर्मूला अंतफंत हमें क्या है, आइंस्टाइन सर का ही। अब मैंने आपको बताया था कि एएमयू में अगर हमें द्रव्यमान मिल जाए तो एक जो एएमयू होता है उसमें 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर होते हैं। अगर आपको एएमयू में द्रव्यमान पता है, अगर आपको उसको ऊर्जा में कन्वर्ट करना है तो उसको आप इतने से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर इसकी वैल्यू रख दो, भाई जो भी द्रव्यमान आएगा वो एएमयू में आएगा, इस एएमयू की जगह ये वैल्यू पुट कर दो, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कटेगा, जो भी आंसर बचेगा वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके लिए, एनर्जी के लिए, तो बस एनर्जी मिल जाएगी, है ना सिंपल। अब आप कर सकते हो, तो चलिए बिल्कुल पहले डेल्टा एम निकाल लिया, 3 इंटू दिस प्लस 4 इंटू दिस माइनस ये, और ये जो भी आएगा पूरा वो किस में है, एएमयू में, क्योंकि हमने सारी वैल्यू एएमयू में रखी है ना। चलिए जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप यहाँ तक पहुँच जाओगे, डेल्टा एम आ जाएगा 0.042134 एएमयू, या आप इसको यू भी लिख सकते हो, आपकी बुक में यू लिखा हुआ है, मैंने आपको बताया। अब आपको पता है आइंस्टाइन सर ये कहते हैं, तो इसको अगर मैं 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर यहाँ पे रख दूँ, और सी स्क्वायर ऑलरेडी है, ये कट गया, तो ये जो भी आंसर आएगा वो आ गया मेरी बंधन ऊर्जा। और रिएक्शन दी हुई हो तब भी आपको डेल्टा एम निकालना है, डेल्टा एम के बाद में आपका प्रोसेस यही रहेगा, ओके। बस डेल्टा एम निकालने के तरीके बदल जाते हैं। नाभिक दे रखा है तो हम गणना वाला माइनस वास्तविक करते हैं, रिएक्शन दे रखी है तो इधर का टोटल फिर उनको माइनस करके निकालते हैं, तो बस तरीका थोड़ा सा चेंज हो रहा है, बाकी मेथड तो हमारा वही है, फॉर्मूला भी हमारा वही है, ओके बच्चों। चलिए तो आप लोग अगर प्रैक्टिस करोगे ना तो ये न्यूमेरिकल आपको बहुत ईजी लगेंगे, इनके कैलकुलेशन भी बहुत ईजी होती है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 40% दक्षता वाली एक नाभिकीय भट्टी, हमने न्यूक्लियर रिएक्टर पढ़ा है बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से पढ़ा है, और मैंने आपको बोला था कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़े क्वेश्चंस में आने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का यही टॉपिक है। तो न्यूक्लियर जो भट्टी है उसकी आपको एफिशिएंसी यानी कि दक्षता दे रखी है, दक्षता को हम नीटा से लिखते हैं, जो क्या होती है, निर्गत बटे निवेशी होती है, ठीक है। चलिए अब आपको क्या दे रखा है कि इस नाभिकीय भट्टी में 10⁻14 विघटन पर सेकंड हो रहे हैं, मतलब आपको पर सेकंड जो विघटन हो रहे हैं ना, इसमें विघटन या विखंडन, वो आपको एक सेकंड में 10⁻14 मिल रहे हैं। चलिए यदि प्रति विखंडन प्राप्त ऊर्जा, यानी कि एक विखंडन से, वो बोल रहा है कि एक विखंडन से प्राप्त ऊर्जा 250 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो भट्टी की निर्गत शक्ति, ये निर्गम या निर्गत का मतलब एक ही होता है, तो आपको भट्टी की जो निर्गत शक्ति है ना वो निकाल लीजिए। मान लो भट्टी की निर्गत शक्ति है P0 और इसकी निवेशी जो है वो PI है। नीटा आपको पता होता है हमेशा होता है निर्गत बटे निवेशी, यानी कि क्या हो गया, P0 बटे PI। आपको क्या निकालना है, P0, तो P0 कितना आ गया, PI इंटू नीटा। नीटा की वैल्यू आपको दे रखी है 40%, यानी कि 40/100। अब आपको PI चाहिए, भाई आपको P0 निकालना है तो आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, PI, यानी कि आपको निवेशी शक्ति चाहिए। निवेशी शक्ति आपको जहाँ से निकालनी पड़ेगी। देखो बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास में कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता है, लेकिन हम फॉर्मूला बनाते हैं। अगर हमें पूरी फिजिक्स के अच्छे से रूल्स याद है, सब कुछ हमें पता है फिजिक्स के बारे में, तो हम बना सकते हैं। अब हम यहाँ यही करने वाले हैं। उसने हमें क्या क्या दिया है, चलिए पहले लिख लेते हैं। प्रति विखंडन प्राप्त ऊर्जा, अगला दे रहा है ना प्रति विखंडन नहीं है, तो वह है 250 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप इसको जूल में कन्वर्ट कर लो सबसे पहले, तो चलो कर लिया। 250 10⁻6 और 1.6 इंटू 10⁻−19। मैं बहुत बार आपको ये चीज़ बता चुकी हूँ, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। कर लिया। ये है प्रति विखंडन प्राप्त ऊर्जा, यानी कि एक विखंडन से जो एनर्जी मिल रही है वो इतनी। प्रति सेकंड विखंडन की संख्या अगले ने दे रखी है, कितनी है, 10⁻14। अब आप लोगों को याद हो तो शक्ति का मात्रक होता है वॉट, होता है, और एक जो वॉट होता है वो 1 जूल पर सेकंड होता है नहीं होता, 1 जूल पर सेकंड। आपको पता है कि शक्ति का जो मात्रक होता है वो वोट होता है, और वो होता है पर
जूल पर सेकंड, क्योंकि कार्य करने की जो दर होती है वही क्या कहलाती है, शक्ति। कार्य करने की जो क्षमता होती है वो तो ऊर्जा कहलाती है, और कार्य करने की जो दर होती है वो हमारी क्या कहलाती है बच्चों, शक्ति कहलाती है। यानी कि अगर आपको जूल पर सेकंड मिल जाए तो बताओ ये 1 वॉट यानी कि शक्ति होगी नहीं होगी, होगी ना। अब बस हमें इन दोनों को जूल पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। हमें जूल भी मिला हुआ है, हमें प्रति सेकंड विखंडन की संख्या भी मिल रही है। अगर मैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दूं तो बताओ क्या यूनिट बनेगी। बस आपको यहाँ पर यही दिमाग यूज़ करना है। अब आप बड़े हो गए हो तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा माइंड आपको इस तरह से भी यूज़ करना होता है। बहुत बार ऐसा नहीं होता है कि आपको हर चीज़ डायरेक्टली मिल जाती है, हमें कुछ चीज़ें बनानी भी पड़ती है, और इन्हीं क्वेश्चन से हमें पता चलता है कि हमारी फिजिक्स कितनी स्ट्रॉन्ग है। डायरेक्ट तो वो बच्चा भी कर देगा जिसने फॉर्मूले रट लिए, लेकिन ये चीज़ वो बच्चा कर सकता है जिसने फिजिक्स को समझा हो, ना कि रटा हो। तो अब बताओ इसको इससे मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो आप सिर्फ यूनिट पे कॉन्सेंट्रेट करो। क्या आएगा, जूल इनटू विखंडन, मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया विखंडन पर सेकंड, ऐसे ही आएगा भाई। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो ये जूल है और ये है विखंडन पर सेकंड, तो मैंने लिख दिया विखंडन पर सेकंड, और ये भी प्रति विखंडन है, यानी कि जूल बटे विखंडन हो गया। अगर मैं प्रति विखंडन है ना ये, तो प्रति विखंडन को मैं इधर ले गई तो जूल बटे विखंडन हो गया। ठीक है, तो अब मिल गई मुझे प्राप्त ऊर्जा मिल गई। ठीक है, तो वो हो गई इतनी। विखंडन से विखंडन कटा तो जूल पर सेकंड बचा नहीं, बचा। और जूल पर सेकंड तो हमें पता है कि 1 वॉट होता है हमारा। तो बताओ हमें पीआई मिला नहीं मिला, इस तरह से मिल गया। तो बस आपको ऐसे ही निकालनी है, तो इतना। ठीक है, तो ये 10 की पावर प्लस 14 ही होगा क्योंकि हमने मल्टीप्लाई किया है इन दोनों को। तो 250 10 की पावर 6, 1.6 10 की पावर 19, तो ये रहा। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, विखंडन से विखंडन कटा तो मेरे पास बचा जूल पर सेकंड, और जूल पर सेकंड ही मेरा वोट होता है, यानी कि ये मेरी पी आई आ गई। जब मेरे पास में पी आई आ गई तो बताओ शक्ति मुझे पता है, सॉरी दक्षता मुझे पता है, और मुझे आउटपुट, मतलब मुझे आउटपुट वाली शक्ति पूछ रहा है, निर्गत शक्ति पूछ रहा है। तो आउटपुट पावर कितनी हो जाएगी, जो भी ये है, ये 10 की पावर -5 बचेगा। अब देखो कैसे, 250 एज इट इज, 10 की पावर 6 एज इट इज, 1.6 एज इट इज, 10 की पावर -19 और 10 की पावर +14, तो कितना बचा, 10 की पावर -5 इंटू दक्षता की वैल्यू रख दी 40/100। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास ये वैल्यू आसानी से आ जाएगी। 1.6 इंटू 10 की पावर 3 वोट आएगा, और ये हो जाता है 1.6 किलो वॉट। तो हमारी बताओ आउटपुट शक्ति कितनी आ गई, इतनी। तो बताओ क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग था ना, टिपिकल नहीं था, सिर्फ आपको थोड़ा सा माइंड यूज करना था। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। अभी हम हमारे कुछ और न्यूमेरिकल और सॉल्व करेंगे, तब तक आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। तो बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।